कवि धूमिल की कविता अत्यंत विशिष्ट है। साठोत्तरी कविता में कवि धूमिल का नाम अग्रगण्य पंक्ति में लिया जाता है, अत्यंत अग्रणी माना जाता है। प्रस्तुत कविता धूमिल की एक विशिष्ट कविता है, जिसमें कवि आज़ादी के बाद की जो स्थितियां हुई है, जो समाज में सामाजिक स्तर पर और जो परिवेश परिवर्तित हुआ है, इन सबको कवि ने महसूस किया है और उस अनुभूति को वो सबके साथ बांटना चाहता है। इस कविता के माध्यम से, जो लंबी कविता है पटकथा धूमिल की, उसके माध्यम से उन्होंने अनेक प्रकार की जो कटु सत्य है उसको उजागर, जो आज़ादी के बाद की जो स्थितियाँ हैं उसको उजागर किया है। और अब देखिए कि आज़ादी की बात की जो स्थिति है समाज में, उसको परत दर परत जो है जीवन में व्याप्त जो विसंगतियाँ हैं, जीवन का जो कटु यथार्थ है, उसको कभी अपनी उसमें आम जन की जो उम्मीद है उसकी टूटन, सब कुछ प्रस्तुत है। वादे और उनकी जो वादे उनसे किए गए थे कि भाई आज़ादी के बाद ऐसा होगा, आज़ादी के बाद वैसा होगा, ऐसा लगता है कि वो सब बातें अभी आधी अधूरी और एक दीवा सपने के समान उनके समक्ष है। पटकथा में भूख, बेचैनी, क्रोध और सपने बुनती जनता, प्रश्न करती जनता, सवाली निगाहों से देखती हुई जो आम जन है, उसकी पीड़ा, उसके मर्म में उठती जो बेचैनी है, अनेक प्रश्न इस कविता के माध्यम से हमें दिखाई देते हैं, प्रस्तुत होते हैं हमारे समक्ष। पटकथा धूमिल की एक महत्वपूर्ण कविता है, जो भारतीय लोकतंत्र में जो तत्कालीन परिवेश था उसको उठाती है, उसकी जो विसंगतियां हैं, आज़ादी के बाद जो सपने आमजन ने देखे थे, उसके बाद में जो कुछ भी कवि ने महसूस किया, उन समस्त विद्रूपताओं को यहाँ पर उजागर इस कविता के माध्यम से कवि धूमिल ने किया है। आज़ादी प्राप्त होते ही कवि इस कविता के माध्यम से कहता है कि हमने सोचा कि बहुत कुछ परिवर्तित हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और अब देखिए कि इतनी लंबी कविता है कि जिसके अंदर सारा का सारा जो है पटकथा इसमें एक तरह से उन्होंने इसमें लिख दी है। इतनी लंबी कविता और उसमें विभिन्न प्रकार की जो है वेदना है, पीड़ा है, विसंगतियाँ हैं, व्यवस्था के प्रति जो आक्रोश है, वो सभी कुछ उसके अंदर समाहित है। इस सब का वर्णन कवि धूमिल बड़ी सहजता के साथ वो हमारे समक्ष क्या है बिंब प्रस्तुत करते हैं। और आप देखिए कि इतनी महत्वपूर्ण कविता, जिसमें जो कुछ भी कवि मन महसूस करता है, जो कुछ भी उसके भीतर की पीड़ा है, उसके भीतर की जो व्याकुलता है, उसके भीतर की जो अकुलाहट है, वो सब कुछ उन्होंने इस लंबी कविता के माध्यम से, इस पटकथा के माध्यम से प्रस्तुत इस कविता में कवि धूमिल ने की है। पटकथा धूमिल की एक लंबी कविता है, जो भारतीय लोकतंत्र में जो उस समय आज़ादी के बाद में जो विसंगतियां हैं उसको उजागर करती है। जिस प्रकार से पटकथा नाटक या फिल्म की लिखी जाती है, उसी प्रकार से लोकतंत्र में जो भी विसंगतियां हैं या उसकी जो त्रासदियां हैं, उस सब का जो है पटकथा कवि धूमिल ने इस कविता के माध्यम से, और ये उस काल की तत्कालीन परिवेश, आज़ादी के बाद जो तत्कालीन परिवेश की जो विद्रूपताएं थी, विसंगतियां थी, जब ये कविता लिखी गई, कवि ने उस समय की जो है जो परिवेश है उसको उसमें चित्रित किया है। आज़ादी के बाद जब मैं बाहर आया, मेरे हाथों में एक कविता थी और दिमाग में आंतों का एक्सरे। वह काला धब्बा जो कल तक एक शब्द था, खून के अंधेरे में दवा की शीशी का ट्रेडमार्क बन गया था। औरतों के लिए गैर जरूरी होने के बाद अपनी ऊब का दूसरा समाधान ढूंढना ज़रूरी है, मैंने सोचा, क्योंकि शब्द और संवाद स्वाद के बीच अपनी भूख को जिंदा रखना वाजिब मजबूरी है। मैंने सोचा और संस्कार के वर्जित इलाकों में अपनी आदतों का शिकार होने से पहले ही बाहर चला आया। बाहर हवा थी, धूप थी और घास थी।
मैंने कहा आज़ादी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने यही कहा था, मेरी नस नस में। जैसे ही उसने कभी कहता है कि मैंने देखा कि एक मन में एक व्याकुलता है, अजीब सी बेचैनी है उस परिवेश में जहाँ वो रह रहा है, तो वो तुरंत जहाँ खुली हवा थी, जहाँ घास बिछी हुई थी, जहाँ ताज़ी हवा थी श्वास लेने को, वहाँ पर वो चलाया और उसने कहा आज़ादी का। जैसे उसने नाम लिया तो उसकी रग रग में जो है एक प्रकार से बिजली सी कौंध गई। दौड़ रही थी उत्साह में खुद मेरा स्वर मुझे अजनबी लग रहा था। मैंने कहा आज़ादी, और दौड़ता हुआ खेतों की ओर गया। वहाँ कतार के कतार अनाज के अंकुर फूट रहे थे। मैंने कहा जैसे कसरत करते बच्चे तारों पर चिड़चिड़ा चढ़ा रही थी। जैसे तारों पर चिड़िया जो है अनाज के खेत दूर दूर तक कभी देखता है। आज़ादी के बाद की स्थिति का वर्णन वो कर रहा है कि खेत भरे हुए हैं, खेत खलियाँ, और अनाज से अंकुर भी जो फूट रहे थे। और मैंने कहा कसरत करते हुए बच्चे तारों पर चिड़िया चहचहा रही थी। मैंने कहा कांसे से बजती हुई घंटियाँ। खेत की मेड़ पार करते हुए मैंने एक बैल की पीठ थपथपाई। सड़क पर जाते हुए आदमी से उसका नाम पूछा, उसने कहा बधाई। मतलब जैसे आज़ादी का कभी मन में जो भी उसने जो महसूस किया, जो भी अनुभूतियाँ उसको तुरंत उसने शब्दबद्ध किया और कविता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पर देखिए एक दृश्य वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है कि जैसे तारों पर चिड़िया लटकी पड़ी रहती हैं, उसी प्रकार से उसका भी उसने वर्णन किया है। बेल जो चल रहा है खेत खलियानों के बीच में से होता हुआ, जैसे खेत का वर्णन यहाँ पर किया है, तो उसकी पीठ वो थपथपा रहा है, इसको भी उन्होंने शब्दबद्ध किया है। और जैसे आज़ादी का नाम आया तो उन्होंने कहा बधाई, कि भी आज़ादी हमें मिली, तो एक दूसरे को वो बधाई दे रहे हैं। मतलब कभी मन के भीतर जो कुछ भी अनुभूतियाँ जो है उभर कर आ रही हैं, उन सबको इस कथा के माध्यम से, इस पटकथा के माध्यम से कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्ति प्रदान की है। घर लौटकर मैंने सारी बत्तियाँ जला दी, पुरानी तस्वीरों को दीवार से उतार कर उन्हें साफ किया और उन्हें दीवार पर उसी जगह टांग दिया। मैंने दरवाजे के बाहर एक पौधा लगाया और कहा वन महोत्सव, और देर तक हवा में गर्दन उचका कर लंबी लंबी सांस खींचता रहा। देर तक महसूस करता रहा मेरे भीतर वक्त का सामना करने के लिए उस्तन जवान खून है, मगर मुझे शांति चाहिए, इसलिए खाली दरबे में एक जोड़ा कबूतर लाकर डाल दिया। गुटरगू और चहकते हुए कहा यही मेरी आस्था है, यही मेरा कानून है। कहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें, जो सपने उन्होंने सजोए थे, उसी की बात करते हुए कवि क्या कहता है कि मैं घर पे लौटा और जो तस्वीरें थी उनको मैंने साफ किया। मतलब एक नवीन उत्साह और का संचार उसके भीतर हो गया। वन महोत्सव, अब यहाँ पे बीच में उन्हें वन महोत्सव का वर्णन किया है। इस तरह से जो कुछ उसने महसूस किया, या जो कुछ उस व्यक्ति, जो आमजन ने जो महसूस किया है, उसको यहाँ पर कवि मन जो है अपनी अनुभूतियों में ढाल करके उसको प्रस्तुत कर रहा है। अब देखिए कि विभिन्न प्रकार के बिंब वो ये हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि जैसे एक गुटरगू और चहकते हुए कहा ये मेरी आस्था, यही मेरा कानून है, कि मुझे शांति चाहिए। इस तरह से मतलब सब कुछ हो, लेकिन दिमागी शांति मनुष्य के जीवन में अति विशिष्ट है, वही उसको एक गति प्रदान करती है। शायद यही कवि का संकेत है। और इस तरह जो उसने, मैंने जी भरकर प्यार किया, और जो नहीं था मैंने उसका इंतज़ार किया। मैंने इंतज़ार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में नंगा चेहरा नहीं पहनेगा, अब कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा, अब कोई किसी की रोटी नहीं। कहने का तात्पर्य कि जो स्वप्न थे आज़ादी के बाद के, वो सारे प्रश्न यहाँ पर वो कभी उठाता है कि उसने सोचा था, या आम जन ने जो सोचा था, मन में जो कल्पना की थी, सपने सजोए थे कि कोई बच्चा जो है भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, कोई छत जो है बारिश में नहीं टपकेगी, और आम जन की जो है सारी की सारी जो चिंताएं, वेदनाएं, पीड़ाएं सब कुछ दूर हो जाएगी। यही संकेत है यहाँ। अब कोई आदमी कपड़ों की लाचारी में नंगा चेहरा नहीं पहनेगा, अब कोई दवा के अभाव में, कोई जो गरीब व्यक्ति है जो अभाव में वो है उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो घुट घुट कर नहीं मरेगा, अब कोई नहीं किसी की रोटी छीनेगा। मतलब कहने का मतलब कि सबको सब कुछ भरपूर मात्रा में मिलेगा। ऐसे सपनों की कल्पना आज़ादी के बाद में सबने सोची, क्योंकि वो हमारी अपनी जो थी आज़ादी। अब कोई किसी को नहीं, ये अपनी ज़मीन है, आसमान अपना है, जैसा पहले हुआ करता था। सूर्य हमारा सपना है, मैं इंतज़ार करता रहा, जनतन त्याग, और देखिए आगे क्या, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुश फहम इरादे थे। अब कहने का मतलब कवि ने जो अनुभूतियाँ उस समय आज़ादी के तुरंत बाद कवि को जो महसूस हुआ, कवि को, क्योंकि साटोत्तरी कविता में कवि का नाम अग्रगण्य है, तो उसके बाद में जैसे जो भी कवि ने महसूस किया, जो भी विसंगतियाँ या समाज या परिवेश में जो कुछ भी उसे अव्यवस्थित दिखाई दिया, विद्रुपता जो दिखाई दी, विसंगतियाँ जो दिखाई दी, अव्यवस्था, उसी और वो कवि जो है हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है इस कविता के माध्यम से। सुंदर थे, मौलिक थे, मुखर थे, मैं सुनता रहा,
वो कहते हैं कि भाई सूर्य अपना था, भाई सब कुछ हमारा जैसा पहला था वैसे सब कुछ हमें प्राप्त हो गया, सूर्य हमारा, धरती अपनी है ना, सब कुछ अपना, आसमान अपना है जैसे पहले हुआ करता था। वो बड़ा प्रसन्न है कि भाई आज़ादी हमें प्राप्त हो गई है। सुंदर थे, मौलिक थे, मुखर थे, मैं सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, मतदान होते रहे, मैं अपनी सम्मोहित बुद्धि के नीचे उसी लोकनायक को बार बार चुनता रहा, जिसके पास हर शंका, हर सवाल का एक ही जवाब था। और वह हमें विश्व शांति और पंचशील के सूत्र समझाता रहा, मैं खुद को समझाता रहा, मैं जो चाहता हूँ वही होगा, वो होगा, आज नहीं तो कल, मगर सब कुछ सही होगा। और इसी प्रकार से सारी की सारी बातें, शांति है ना, और एक प्रकार से उसकी बात भी कभी यहाँ पर करता है कि सब और शांति होगी, समस्त विश्व में शांति होगी, और इसी की कामना कभी यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है कि आज़ादी के बाद हमने सोचा सब जगह शांति होगी, सब एक दूसरे को समझेंगे। भीड़ बढ़ती रही लेकिन चौराहे चौड़े होते रहे, लोग अपने अपने हिस्से का अनाज खाकर निरापद भाव से अब बच्चे, और योजनाएं चलती रही, बंदूकों के कारखानों में जूते बनते रहे, बच्चे जनते रहे, जूते बनते रहे। और हम कभी, मतलब कहने का तात्पर्य कि इन सब पंक्तियों के माध्यम से कवि ने विभिन्न प्रकार के जो है ऐसे बिंबों का भी प्रयोग किया है कि जो कविता में जो है एक प्रकार से अन्य प्रकार से जो है इसका प्रयोग यहाँ पर किया है, जो अलग तरह का आभास हमें देता है। जूते बनते रहे, और जब कभी मौसम उतार पर होता है हमारा संशय हमें पहुँचता था, हमें उत्तेजित होकर पूछते कि ये क्या है, ऐसा क्यों है। मतलब जो काम होना था, जो परिवर्तन था वो तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन जो काम होते रहे वो होते रहे, और जो जैसा चल रहा था वही काम होता रहा। कभी यहाँ पर कवि की पीड़ा यही है कि कोई परिवर्तन उसको महसूस नहीं हुआ आज़ादी के बाद में, ऐसा वो इस कविता के माध्यम से बताता है कवि। और फिर क्या होता है कि फिर बहसें होती थी, शब्दों के जंगल में हम एक दूसरे को काटते थे, भाषा की खाई को जुबान से कम और जूतों से ज़्यादा पारते थे। कभी वह हारता रहा, हम जीतते रहे, इसी तरह नोकझोंक चलती रही, दिन बीतते रहे, मगर एक दिन में स्तब्ध रहेगा मेरा सारा धीरज। युद्ध की आग में पिघलती हुई बर्फ में बह गया। मैंने देखा मैदानों में नदियों की जगह मरे हुए सांप की केचुल बिछी है, पेड़ टूटे हुए रंडार की तरह खड़े हैं, दूर दूर तक मौसम नहीं है, लोग घरों के भीतर नंगे हो गए हैं और बाहर मुर्दे पड़े हैं, विधवाएं तमगा लूट रही है, साधवा मंगल गा रही हैं, वन महोत्सव से लौटी हुई कार्य प्रणालियाँ अकाल का लंगर चला रही है। मतलब कहने का मतलब है कि जो दृश्य उसने देखा उसको उसने शब्दबद्ध किया है। कभी कहता है कि भाई हमने जो वन महोत्सव के जो उस समय मना रहे थे, बाद में देखा कि वही जब ये युद्ध और ये युद्ध की आग में जो लोग जो है झुलस रहे थे, उनके लिए फिर यही जो थे कार्य प्रणाली बदल गई और ये सब लंगर उसके लिए खुल गए। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ जली हुई मिट्टी का ढेर है। यहाँ हर तीसरी जुबान का मतलब है नफरत है, साजिश है, अंधेर है, ये मेरा देश है और ये मेरे देश की जनता है। जनता क्या है? एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है, कोहरा, कीचड़ और कांच से बना हुआ एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की बसल डो रही है। एक पेड़ है जो ढलान पर आती जाती हवा की जुबान में हाँ हाँ करता है क्योंकि उसकी अपनी हरियाली से डरता है। गाँव के गंदे पनालों से लेकर शहर के शिवालों तक फैली हुई कथाकली की एक अमूर्त मुद्रा है। ये जनता है, जनता में उसकी श्रद्धा कैसी है? अटूट है। ये देखिए आप। और उसको समझा दिया गया है कि यहाँ ऐसा जनतंत्र जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास को एक जैसी छूट है। कैसी विडंबना है, कैसा झूठ है। दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान कैसी है? एक मदारी की भाषा है। और हर तरफ धुआं है, एक तरफ कुहासा है। जो दांतों और दलदलों का दलाल है वह देशभक्त है। अंधकार में सुरक्षित होने का नाम है तटस्थता। कहने का मतलब है तटस्थ होकर के जीते रहो तो कोई कुछ आपको नहीं यहाँ पर उंगली उठा पाएगा। और सबसे ज़्यादा जो है कायरता के चेहरे पर सबसे ज़्यादा रक्त है। जिसके पास थाली है, हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे बद्दी गाली है। हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई है। यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब। अब कभी जो धूमिल है उसकी अपनी भाषा शैली है, अपने शिल्प है, अपना कथ्य है। इन सब के आधार पर उन्होंने इस पटकथा को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार से फिल्मों की पटकथा लिखी जाती है या नाटक की पटकथा लिखी जाती है, उसी प्रकार से ये लोकतंत्र की जो है पटकथा है और तत्कालीन परिवेश को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और सारी की सारी जो पीड़ा है, वेदना है, आमजन की जो चिंता है, जो उसकी सोच थी, उन सबको कवि ने यहाँ पर शब्दबद्ध किया है और एक नवीन कथ्य और को जो है उन्होंने शिल्प के साथ बुन करके हमारे समक्ष एक लंबी कविता के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और यही कविता की जो है उसका वैशिष्ट्य